A very beautiful morning, my dear students. Today our topic is lesson number जो हमारा 8 है. आज हम उसका नेक्स्ट जो पेज नंबर है 67. कल हमने जो है थॉमस मैकले के बारे में पढ़ा था और आज हम वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 इस लेसन में लेसन 8 ऑफ हिस्ट्री वो रीड कर रहे हैं. देखिए बच्चों, 1854 की लकड़ी का डिस्पैच. इन 1854 में सर चार्ल्स वुड प्रिपेयर्ड हिज डिस्पैच ऑन द स्कीम ऑफ फ्यूचर एजुकेशन इन इंडिया. 1854 में सर चार्ल्स वुड ने भारत में भविष्य की शिक्षा की योजना के बारे में अपनी तैयारी की. वुड्स एजुकेशन डिस्पैच फॉर्म द बेसिक ऑफ द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनीज गवर्नमेंट इन इंडिया सिंस 1854. वुड्स एजुकेशन डिस्पैच ने 1854 से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार की शिक्षा नीति का मूल आधार बनाया. The dispatch was forwarded to the government of India for creating a property. Next देखिए, articulated system of education from the primary school to the university. तो ये कहता है कि तो मतलब जो वुड्स थे सर चार्ल्स वुड ने उन्होंने जो है शिक्षा की योजना के बारे में अपनी तैयारी की थी. तो वुड्स एजुकेशन डिस्पैच ने 1854 से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार की शिक्षा नीति का मूल आधार बनाया था. प्राथमिक स्कूल से विश्वविद्यालय तक, ठीक है, विश्वविद्यालय तक शिक्षा की एक उचित जो है प्रणाली बनाने के लिए भारत सरकार को भेजा गया. उसके बाद कहता है ऑफन डिस्क्राइब्स एज द मगना कार्ट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया, यानी कि द डिस्पैच वॉज वन ऑफ द वाइजेस्ट स्टेट पेपर्स प्रिपेयर्ड बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. अक्सर भारत में आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा के रूप में वर्णित किया गया. भारत में आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा के रूप में वर्णित किया गया. प्रेषण निदेशकों के न्यायालय द्वारा, मतलब जिन्होंने भेजा था उनके निदेशकों के न्यायालय द्वारा तैयार किए गए सबसे बुद्धिमान राज्य पत्रों में से एक था. उसके बाद कहता है कि इट वॉज इंडीड ए लैंडमार्क in the history of education in modern India and presented a comprehensive plan for the later development of the educational system in the subcontinent. यह वास्तव में आधुनिक भारत में शिक्षा के इतिहास में एक मील का पत्थर था और उपमहाद्वीप में शैक्षिक प्रणाली के बाद के विकास के लिए एक बहुत ही बड़ा व्यापक योजना प्रस्तुत यहाँ पे की गई. Accepting the improvement and far wider extension of education, both English and vernacular, as the scared duty of the government of India, the dispatch recommended the following measures for realization of their aims. तो कहता है भारत सरकार के पवित्र कर्तव्य के रूप में अंग्रेजी और मौखिक दोनों में शिक्षा के सुधार और व्यापक विस्तार को स्वीकार करते हुए निराश ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति, मतलब इन्होंने जो है अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित उपायों की सिफारिश की. फर्स्ट जो उपाय था वो क्या था? द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन फॉर इट्स एडमिनिस्ट्रेशन. इन्होंने ये कहा कि अपने प्रशासन के लिए शिक्षा के एक अलग से विभाग की स्थापना करो, मतलब सिफारिश की गवर्नमेंट को. द फाउंडेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज इन 3 प्रेसिडेंसी टाउन्स. 3 प्रेसिडेंसी शहरों में विश्वविद्यालयों की नींव रखो. द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्कूल. सभी प्रकार के स्कूलों के लिए शिक्षकों के, मतलब जो टीचर्स हैं उनके ट्रेनिंग के लिए संस्थानों की स्थापना करो. द मेंटेनेंस ऑफ द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड हाई स्कूल्स एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू वंस इफ नेसेसरी. मौजूदा सरकारी कॉलेज और उच्च विद्यालयों का रखरखाव करो और यदि आवश्यक हो तो नए की भी स्थापना करो. द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू मिडिल स्कूल. नए मध्य विद्यालयों की स्थापना करो. Greater attention to vernacular schools, indigenous and other for expansion of elementary education, and introduction of a system of grants in aid to help support a rising number of privately managed educational institutions. और कहा कि प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए स्वदेशी यानी खुद के अपने देश के और अन्य स्कूलों के लिए शानदार ध्यान रखा जाए. निजी तौर पर जो प्राइवेट जो सेक्टर पर प्रबंधित शैक्षणिक संस्थान हैं उनकी बढ़ती संख्या का समर्थन करने में सहायता के लिए अनुदान की एक प्रणाली का परिचय करवाया जाए. तो ये सारी जो है सिफारिशें रखी उपाय की गवर्नमेंट के सामने. द डिस्पैच ड्रू स्पेशल अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट टू द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेसिंग द मीन्स ऑफ एक्वायरिंग यूजफुल द प्रैक्टिकल नॉलेज विद इन रीच ऑफ द ग्रेट मास ऑफ द पीपल. डिस्पैच ने सरकार के विशेष ध्यान को लोगों के महान जन की पहुंच के भीतर उपयोगी और व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधन रखने के महत्व के लिए आकर्षित किया. English was to be the medium of instruction in the higher branches and the vernacular in the lower. तो उच्च स्तर शाखाओं में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी था और निचले हिस्से में वर्नाकुलर था.
English was to be taught wherever there was a demand for it, but it was not to be substituted for the vernacular. जहाँ भी इसकी जो है मांग थी वहाँ अंग्रेजी सिखाई जानी थी, लेकिन इसे शब्दश के लिए प्रतिस्थापित नहीं किया जाना था, किसी और चीज़ के लिए प्रतिस्थापित नहीं करना था इसे. इंग्लिश जो है प्रॉपरली ग्रेडेड सिस्टम ऑफ स्कॉलरशिप्स वॉज टू बी इंट्रोड्यूस्ड एंड फीमेल एजुकेशन वॉज टू रिसीव फ्रैंक एंड कॉर्डियल सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट. फिर कहता है कि स्कॉलरशिप की एक अच्छी तरह से वर्गीकृत प्रणाली शुरू की जानी थी और महिला शिक्षा को सरकार के फ्रैंक और सौहार्दपूर्ण समर्थन प्राप्त करना था. आफ्टर द 1854 डिस्पैच एजुकेशन डिपार्टमेंट्स वर सेटअप. 1854 की डिस्पैच के बाद शिक्षा विभाग स्थापित किए गए थे. इन 1857 में यूनिवर्सिटीज़ वर सेटअप इन कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास. 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे. उसके बाद है एजुकेशन इन प्री ब्रिटिश इंडिया. प्री ब्रिटिश यानी पहले पूर्व ब्रिटिश भारत में शिक्षा, जब ब्रिटिश लोग नहीं थे उससे पहले भारत में शिक्षा कैसी थी. हैव यू एवर वंडर्ड हाउ चिल्ड्रन वर टॉट इन प्री ब्रिटिश टाइम्स. क्या आपने कभी सोचा है कि पूर्व जब ब्रिटिश काल था तो उसमें बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता था. एंड इफ़ देयर वर स्कूल्स व्हाट हैपन टू दैम अंडर ब्रिटिश रूल. और अगर स्कूल थे तो ब्रिटिश शासन के तहत उनके साथ उनको जो है कैसे पढ़ाया गया था. ठीक है, ब्रिटिशर्स के टाइम पे कैसे पढ़ाया गया, उससे पहले कैसे पढ़ाया गया, क्या आपने कभी ये सोचा है. उसके बाद देखिए बच्चों क्या कह रहा है. द इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडिजिनस एजुकेशन विच इज़ अवेलेबल टुडे largely belongs to the 1820 and 1830 period. It is significant to emphasize that indigenous education was carried out through pathshalas, madarsas and gurukuls. These three institutions were the source of traditional knowledge systems in India and played a very significant role in Indian education. तो फिर कहता है कि स्वदेशी शिक्षा के बारे में जानकारी जो आज उपलब्ध है काफ़ी हद तक 1820 और 1830 के दशक की है. इस बात पर जोर देना महत्वपूर्ण है कि स्वदेशी शिक्षा पाठशालाओं, मदरसों और गुरुकुलों के माध्यम से की गई थी. ये तीन संस्थान भारत में पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों के स्रोत थे और उन्होंने भारतीय शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. द मोस्ट वेल नोन एंड डिसिसिव पॉइंट विच emerged फ्रॉम द एजुकेशनल सर्वेज लाइज इन एन एग्जामिनेशन मेड बाय विलियम अधाम. सबसे प्रसिद्ध और निर्णायक बिंदु जो शैक्षिक सर्वेक्षणों से उभरा वह विलियम एडम द्वारा की गई एक परीक्षा में निहित है. He in his observations found that there existed about 1 lakh village school in Bengal and Bihar around the 1830s. Men like Thomas Munro had observed that every village had a school, but the total number of children being taught in these pathshalas was more than 20 lakh. These institutions were set up by the wealthy people. At many times they were started by a guru. तो कहता है उन्होंने अपनी जो है टिप्पणियों में ये पाया गया कि 1830 के आसपास बंगाल और बिहार में लगभग 1 लाख गांव में स्कूल थे. थॉमस मुनरो जैसे पुरुषों ने देखा था कि हर गांव में एक स्कूल था, लेकिन इन पाठशालाओं में पढ़ाए जाने वाले बच्चों की कुल संख्या 20 लाख से अधिक थी. ये निर्देश धनी लोगों द्वारा स्थापित किए गए थे. कई बार वे क्या करते थे, एक गुरु द्वारा शुरू किए जाते थे. मतलब छोटे से 4-5 बच्चे थोड़े से मतलब गांव के थोड़े से बच्चे बैठ जाते थे 10-20 और वहाँ पे एक जो है टीचर उनको एक व्यक्ति उनको पढ़ाता था जो जो उनका गुरु माना जाता था. तो इस प्रकार से स्कूल शुरू हुए थे. द सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज फ्लेक्सीबल. देयर वर नो फिक्स्ड फी, नो प्रिंटेड बुक्स, नो सेपरेट स्कूल बिल्डिंग्स, नो ब्लैक बोर्ड्स, नो रोल कॉल रजिस्टर्स एंड नो एनुअल एग्जामिनेशन. तो कहता है शिक्षा की व्यवस्था लचीली थी, कोई निर्धारित शुल्क नहीं था, कोई मुद्रित किताबें, कोई अलग स्कूल भवन, कोई ब्लैक बोर्ड, कोई रोल कॉल रजिस्टर, कोई वार्षिक परीक्षा नहीं होती थी. इन सम प्लेसेस कई स्थानों पे तो क्लासेस वर हेल्ड अंडर ए बैनियन ट्री इन द कॉर्नर ऑफ ए विलेज शॉप और टेम्पल और एट द गुरुज होम. और कई स्थानों पे तो क्या होता था, एक बरगद के पेड़ के नीचे, गांव की दुकान या मंदिर के कोने में या गुरु के घर पर कक्षाएं आयोजित की जाती थी. द रिच पेड फॉर मोर देन द पुअर. जो मतलब अमीर लोग होते थे वो जो ये कहता है कि द फीस डिपेंडेंट ऑन द इनकम ऑफ द पेरेंट्स की जो इनकम थी उसके ऊपर फीस डिपेंड होती थी. जो रिच लोग थे वो पुअर लोगों से ज़्यादा फीस देते थे. टीचिंग वॉज ओरल एंड द गुरु डिसाइडेड व्हाट टू टीच अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स. ठीक है, और जो मतलब शिक्षण मौखिक होता था और गुरु ही डिसीजन लेता था कि छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार कैसे पढ़ाया जाए. ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया एक मदरसा है और यहाँ पे वैदिक चैंटिंग इन द गुरुकुल में ही पढ़ाई हो रही है. द स्टूडेंट्स वर नॉट मेड टू सिट इन सेपरेट क्लासेज. इंस्टेड द स्टूडेंट्स sat together in one place and the guru interacted separately with groups of children with different level of learning. तो कहता है कि और जो है गुरु ने ये निर्णय लिया था कि
मतलब छात्रों को अलग अलग कक्षा में बैठने के लिए नहीं बनाया गया था। छात्रों के लिए अलग अलग कक्षा नहीं बनाई गई थी बैठने के लिए। इसकी बजाय छात्र एक स्थान पर एक साथ बैठे और गुरु जो है अलग अलग बातचीत गुरु से जो है अलग अलग बातचीत करते थे। अलग अलग स्तर के बच्चों के समूहों के साथ वो अलग अलग ही बातचीत करते थे। Adam discovered that the education system was suited to local needs. For example, classes were not held during harvest time when children worked in the field. The Pathshala resumed once again when the crops had been cut and stored. It meant that even children of farmers could study in schools. एडम ने पाया कि शिक्षा प्रणाली स्थानीय ज़रूरतों के अनुकूल थी। फॉर एग्जाम्पल, कटाई के समय जो है कक्षाएं आयोजित नहीं की जाती थी क्योंकि बच्चे जो है खेत में काम करते थे। और पत्थलगड़ी एक बार फिर जो पाठशाला थी फिर वो दोबारा से शुरू कर दी जाती थी जब जब जो है क्या होता था, फसलों को काट कर दोबारा स्टोर कर लिया जाता था, उनका काम हो जाता था खेतों का, तब दोबारा क्लासेस शुरू हो जाती थी। इसका मतलब था कि किसानों के बच्चे भी वहाँ भी स्कूलों में पढ़ सकते थे, इसीलिए ये सब किया जाता था। तो बच्चों, आज हमने जो है 68 पेज नंबर का हाफ कर लिया है। कल हम न्यू रूल्स न्यू मेथड्स पढ़ेंगे। आप लोग भी इसको अच्छे से रीड कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।